नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी ने दूसरे दिन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में आने का न्योता दिया है। साथ ही स्पॉन्सरशिप पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से ये जानकारी एक्स पर शेयर की है। वहीं सीएम धामी ने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। साथ ही उनसे राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बता दें कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सरशिप पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपने कार्यों के बल पर अलग पहचान बनाई है। मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। विश्व में कहीं भी रह रहे प्रवासियों से हमारा नियमित संपर्क होना चाहिए। उनके हर सुख दुख में हम भागीदार बने, यह प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि अभी तक 18 देशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों से संपर्क स्थापित किया जा चुका है। इसमें 17 देशों से 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन में निवेश, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। देखिए, आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ मेरे को तो ये भी कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उनसे आग्रह किया कि एक प्रवासी सम्मेलन जिस प्रकार से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हो रहा है, तो वो आए अपने हमारे इस उत्तराखंड में, अपने इस उत्तराखंड के बारे में अपने अनुभव साझा करें। क्या हम और उत्तराखंड के लिए उन लोगों के माध्यम से यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब ये प्रवासी सम्मेलन का उद्देश्य रहेगा और हमेशा हम लोग उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी भाई बहनों का अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है और भी ये संभावना है कि बढ़ेगा। तो मैं आने वाले प्रवासी उन भाइयों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अच्छी पहल है सरकार की। ऐसे जो नवाचार हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो करते रहते हैं और उसका परिणाम सकारात्मक भी दिखा। उत्तराखंड सरकार जल्द ही अब सस्ते गल्ले में राशन के साथ साथ खाने के तेल का भी इंतजाम आम जनता के लिए करने जा रही है। अब सस्ते गल्ले में केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि खाने का तेल यानी सरसों का तेल भी दिया जाएगा। उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल रूप से बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा आवश्यक और प्रभावी बदलाव है और इस पर तेजी से काम करें। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि विफल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल अब तक के प्रदेश अध्यक्षों में बहुत अच्छा रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर जैसे विधानसभा उपचुनाव जीते हैं। करण माहरा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है।
मुझे लगता है कि एक इतिहास रच गया है कांग्रेस में। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी ने कुर्सी संभाली थी, उस दिन से लेकर के आज तक इस्तीफों की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं। और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये, और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण, उनकी क्या क्या ऐसी कमियां रही हैं जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल में इतने इस्तीफे हो रहे हैं, इतने दिग्गज और इतने सीनियर लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष का फेलियर है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व का फेलियर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप कोई फैसले नहीं ले पा रहे। तो अध्यक्ष का तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए। जिनके कार्यकाल में इतने अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में इतने इस्तीफे बम्पर तरीके से हुए होंगे जितने करण मेहरा जी की अध्यक्षता में ये इस्तीफे हुए हैं, और लोगों ने पार्टी छोड़ी और दूसरी दलों को ज्वाइन करा। तो मुझे लगता है कि ये उनका फेलियर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से। देखिए, जिस तरह से समाज में हुआस हो रहा है, वैसे ही राजनीति के अंदर भी बहुत डिटेरेशन देखने को मिल रहा है। लोगों का लालच उनके सर चढ़कर बोल रहा है, और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। जिस तरफ सत्ता है, पावर है, पैसा है, धंधा है, उस तरफ लोगों का आवागमन साफ देखा जा सकता है। ऐसे में माननीय करण मेहरा जी का कार्यकाल अगर आप देखें तो उन्होंने तो सारी जो है पुरानी जो एक चली आ रही थी रीति, उसको तोड़ते हुए बाई इलेक्शंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी दल ने विजयी प्राप्त की हो, और सत्तारूढ़ दल ही जो है उपचुनाव जीतते आ रहे थे। माननीय करण मेहरा जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मंगलौर और बद्रीनाथ इनकी नाक के नीचे से हम ले गए, इनके जबड़े से खींच कर ले गए। और वो बद्रीनाथ जहाँ की 99% हिंदू आबादी है, और सबसे बड़ी हिंदुत्व की झंडाबरदार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में देखे कि उन्होंने चाहे जीत भले ही दर्ज कराई हो विधानसभा में या लोकसभा में, लेकिन उत्तराखंड को किस गर्त में वो ले गए हैं। आज हर पैमाने में हम जो है अग्रणी राज्य बन रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध का क्षेत्र हो, चाहे वो वनाग्नि का क्षेत्र हो। सर्वाधिक वनाग्नि वाला राज्य हम बन चुके हैं पूरे देश के अंदर, सर्वाधिक महिला अपराध वाला राज्य हम बन चुके हैं। दिन दहाड़े हत्या और लूट और डकैती हो रही है। आप देखिए कि सड़क की स्थिति क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमारी बेरोजगारी दर पूरे देश की बेरोजगारी दर से ज़्यादा है। हमारे वहाँ महंगाई देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनके पिछले 7-8 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में भूतो न भविष्यति जो सांप्रदायिक माहौल कभी नहीं देखने को मिला, ऐसी घटनाएं पुरोला, विकासनगर, उत्तरकाशी में देखने को मिल रही हैं। और एक गुलदस्ते जैसे उत्तराखंड को जिस तरह से इन्होंने बिखरा दिया है और तुष्टीकरण कर दिया है, लोगों में भेदभाव कर दिया है, नफरत का बीज बो दिया है, उससे तो लाख दर्जे बेहतर काम यहाँ करण मेहरा जी कर रहे हैं। एक सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रहे हैं। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पैदल लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा माननीय अध्यक्ष जी चले हैं। और मुझे लगता है कि जितने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदेश के अंदर दौरे करने वाले और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने वाले, रीति नीति को आगे बढ़ाने वाले अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ अल्मोड़ा में चुनाव घमासान होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी प्रचार को धार देने के लिए डोर टू डोर चुनाव कैंपेनिंग में जुट गए हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी दल बल के साथ घर घर जाकर वोट अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में सिर्फ 2 ही दावेदार हैं। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। करीब 26,000 मतदाता आबादी वाले अल्मोड़ा नगर निगम में कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। जनता के बीच हम लगातार संपर्क में हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से विजय हासिल करेगी।
घर घर प्रचार के लिए जा रहे हैं और किस तरह से कन्विंसिंग हो रही है? जैसे घर घर जा रहे हैं तो लोगों से, बुजुर्ग महिलाओं का भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है, युवाओं का साथ आप देख ही सकते हैं कि कैसे प्रचार में हम लोगों के साथ बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं। निश्चित ही ये एक अच्छा संदेश है। तो मेयर की सीट तो देखिए इस बार नगर निगम बनाया है तो मेयर की सीट हुई है। इससे पहले ये नगर पालिका परिषद के रूप में जानी जाती थी। ये हमेशा ही पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है। इस बार ये सीट और भी मजबूती से जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली जाएगी। अपने संगठन को धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं कि वास्तव में मुझे इतनी खुशी है कि मुझे मेरे अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और जो देवतुल्य जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूरी आशा है कि जो हमारी प्रदेश में केंद्र में हमारी सरकार है उसका लाभ इस अल्मोड़ा नगर को अवश्य मिलेगा। और मैं ये वचन दे रहा हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा और इस अल्मोड़ा नगर को, जो ऐतिहासिक नगर के नाम से जाना जाता है, इस शहर को आगे ले जाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद भाजपा भी अपने स्टार प्रचारक जल्द ही मैदान में उतारने वाली है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि हम भी जल्द स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक प्रत्याशी और कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया है। हमारा प्रत्येक प्रत्याशी जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में जनता के बीच में है। और कांग्रेस पार्टी का जो स्टार प्रचारक का नगर निगम के लिए जो निकाली गई लिस्ट है उसमें देखिए एक भी कार्यकर्ता नहीं है और जो भी लोग हैं वो वही बच्चे खुचे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो लोग भी कांग्रेस छोड़ के इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उनको इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। होना जाना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और 100 वार्डों में हमारा, और पूरे प्रदेश के अंदर भी, अगर मैं देहरादून की बात भी करूं और पूरे प्रदेश की भी करूं तो एक तरफा जीत भाजपा की हो रही है और प्रत्येक प्रत्याशी हमारा स्टार प्रचारक के रूप में है। बाकी हमारी कल तक जो है लिस्ट भी आ जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति जो है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो स्टार प्रचारक के रूप में ही काम। एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा और एचएनपीवी वायरस को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी हैं। अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक कर इस संबंध में जरूरी निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से श्वसन संक्रमण का खतरा रहता है। देखिए, बिल्कुल हमारी ओपीडी में भी हमारे सभी डॉक्टर्स को इसके बारे में आगाह बोल सकता हूँ मैं कर दिया गया है और बेड की कोई कमी नहीं है। इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि भर्ती हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन सभी चीज़ों में, क्योंकि कोविड में जैसे 1% के आसपास मरीज़ बीमार ज़्यादा होते थे, ये उससे भी कम है। तो ऐसे में कोई बहुत लार्ज नंबर कभी हमारे पास आएंगे, इस तरह की कोई अभी तक तो अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। और आज हम लोग इसमें एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों विभाग के, मेडिसिन विभाग, प्राचार्य मैडम, मैं और हमारे माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी हम तैयारी को जायजा एक बार फिर। हाँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग को कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत पुराना वायरस है जो जाड़ों में छोटे बच्चों में और जो बड़े लोग जिनको पुरानी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली शुगर वगैरह, उनमें होने का चांस रहता है। बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग टाइप की बीमारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन भी जारी करी गई है, जिसमें हम लोग को मेडिकल कॉलेज होने के नाते अपनी ओपीडी में इस तरह की व्यवस्था बनाने को कहा गया है कि जो भी मरीज जाए प्रायोरिटी पर उसका इलाज हो जाए। साथ ही कुछ बेड रिजर्व करने के लिए भी बात हुई है। तो हमारा हमेशा से फ्लू और इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे 2 वार्ड इसमें निश्चित हैं, जिसमें कुछ एडल्ट और कुछ बच्चों के लिए निर्धारित हैं। साथ ही कोई भी जांच की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और इसमें हमारी जो डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग, वो सब हमारी हमेशा जारी रहती है। तो हम लोग पूरी तरह अलर्ट और इसके लिए तैयार हैं। और बाकी आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक के लिए भी इसमें गाइडलाइन दी गई हैं, जिसमें जो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो बहुत ध्यान रखें। छींकते और खांसते समय
हम लोग टिश्यू का इस्तेमाल करें, उस टिश्यू को फिर बाद में डिस्कार्ड कर दें, हाथ मिलाने से परहेज करें। तो जो हमने कोविड में देखा है, मास्क, डिस्टेंसिंग और एक बार बार हाथ धोना, यही चीज़ें यहाँ भी इस वायरल बीमारी में काम में आएंगे। लेकिन किसी को भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक माइल्ड बीमारी है और अपना सेल्फ लिमिटिंग भी है, और ऐसे में हम लोग भी पूरी तरह तैयार हैं। आप लोग भी सावधानी के साथ रहेंगे तो इससे एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए ऋषिकेश का सरकारी अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार है। अस्पताल में प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड को फिर से तैयार कर दिया है। अस्पताल के आपको बता दें कि सीएमएस प्रदीप कुमार चंदोला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमटा पूरे राज्य के जिलाधिकारी और अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में अस्पताल में अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ओपीडी में आने वाले खांसी, नजला, जुकाम, बुखार से संबंधित मरीजों से विशेष पूछताछ कर जानकारी रखने के लिए भी डॉक्टर को निर्देशित किया गया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम का वायरस है और इसकी बीमारी पहले जो है चाइना में रिपोर्ट हुई है और इसको लेकर हमारे देश में भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। ये जैसे इन्फ्लुएंजा या जुकाम वाले जो वायरस होते हैं उसी तरह का वायरस है और इस बीमारी में लक्षण भी इसी जुकाम, छींक आना, इसी तरह के लक्षण होते हैं। और ये बीमारी जो है स्वतः जो है 5-6 दिन के भीतर जो है ठीक हो जाती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि चूँकि ये फैलने वाली बीमारी होती है तो जो सामान्यतः जैसे फैलने वाली बीमारी में हम लोग जो है प्रिकॉशन लेते हैं कि दूर रहते हैं या संक्रमित व्यक्ति अगर में लग रहा है तो उससे डिस्टेंस बना के रखें, कोई ऐसी चीज़ न छुएं जो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई हो, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इसको लेकर हमारी तैयारी हॉस्पिटल की सर? हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड वगैरह तैयार है, ऑक्सीजन वगैरह की उपलब्धता पर्याप्त है, स्टाफ की उपलब्धता पर्याप्त है। आइसोलेशन खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के सभी मदरसों की जांच चल रही है और जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मदरसों की जांच होनी चाहिए और अगर मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी जांच जरूरी है। सभी मदरसों में अच्छी शिक्षा का स्तर देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और जो अवैध मदरसे होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले और इसी को लेकर के जो मदरसों के ऊपर जो जांच चल रही है, जो अवैध तरीके से चल रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और क्योंकि सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है और सभी भाषाओं का ज्ञान होना हमारे सभी जितने यहाँ के हमारे बच्चे हैं उनको होना चाहिए। और उत्तराखंड की तो धर्मस्थली शिक्षा के नाम से जानी जाती है, यहाँ से देश विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जांच के आदेश दिए, ऐसे अवैध निर्माण जो मदरसों के हो रखे हैं उनकी जांच होनी ही चाहिए और सही तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका पुनरुत्थान भी होना चाहिए और दोबारा एक बार फिर एक अच्छे मॉडल तरीके से उन मदरसों को बनाया जाए ताकि हमारे उन बच्चों को भी जो चाहे किसी भी विशेष वर्ग के हों, उन बच्चों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता अभियान अगले 3 दिनों तक शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पराविधिक कार्यकर्ता और अधिकार मित्रों के माध्यम से पूरे जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में शिविर, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैलियों के माध्यम से आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी।
देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज से 3 दिन के लिए साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान 6, 7 और 8 जनवरी को देहरादून जिले के ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, शहरी इलाकों में, हर जगह पर चलेगा और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और हमारे जितने भी पराविधिक कार्यकर्तागण हैं, ये साइबर अपराध के बारे में और डिजिटल अरेस्ट और जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है, इसके संबंध में जनता को जागरूक करेंगे और नुक्कड़ नाटक, टॉक शो, रेडियो शो, सबके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगले 3 दिन तक ये आरटीओ परिसर देहरादून में राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर के छात्रों के लिए रोड सेफ्टी और लाइसेंस जागरूकता कार्यक्रम किशनपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए आरटीओ द्वारा एक विशेष रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एआरटीओ राजेंद्र बिराटिया ने छात्रों को लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन के नियम और ट्रैफिक कानूनों में परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इसमें एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसके अलावा गुड्स रिटर्न योजना की जानकारी दी गई, जो सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करती है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन सिखाने से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। इस प्रयास के तहत साप्ताहिक और वीकेंड ड्राइव्स भी चलाई जा रही हैं। देखिए, आज हमने किशनपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चों को जो है कार्यालय में बुलाया और इनको कार्यालय में जो है लाइसेंस, हमारे कार्यालय की सर्व प्रणाली के उसमें जो है इन और रोड सेफ्टी कार्यक्रम, उसके बारे में इनको जो है आज अवेयरनेस प्रोग्राम में चलाया गया है, जिसमें जो है लाइसेंस किस प्रकार से बन सकता है, हमारे कार्यालय की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्या क्या इन्फोर्समेंट की जो हमारी गतिविधियां हैं उस पर क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं, और रोड सेफ्टी के जो प्रमुख हमारे ऑफेंस है उन पर क्या क्या हमने जुर्माने और क्या क्या उस पर कार्रवाई हम इन्फोर्समेंट में करते हैं। तो इन बच्चों को आज कॉलेज में लाकर जागरूक किया गया और इनसे जो है कुछ एक छोटा क्विज कॉन्टेस्ट भी कराया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रतिभाग भी किया। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 के सफल संपादन हेतु जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने नगर निगम अल्मोड़ा के चुनाव हेतु मतगणना स्थल राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम, मतगणना टेबल, हॉल समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों को कहा कि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं, व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य संपादित करें। आगामी फॉरेस्ट फायर सीजन के दृष्टिगत फॉरेस्ट फायर को नियंत्रित करने और नई अभिनव पहल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के बीसी कक्ष में आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में फॉरेस्ट फायर को नियंत्रित करने और संवेदनशील क्षेत्र का चयन कर इनमें विशेष सतर्कता बरतने के साथ इनोवेटिव पहल करने पर चर्चा हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी सीजन में फॉरेस्ट फायर की प्रभावी रोकथाम करने के साथ जंगल के किसी एक संवेदनशील क्षेत्र को चयनित कर प्रयोगात्मक रूप से उसको बचाने पर कार्य किया जाना है। अधिकारियों ने कहा कि वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में उनकी पानी की लाइन को मैप किया जाए, जिससे उन लाइन में वाल्व आदि की व्यवस्था कर आपातकाल में उससे पानी की सप्लाई को आग बुझाने में प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।